हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, विशिष्ट क्षमताओं के लिए इष्टतम अवधि, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, या फिर वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं संवेदनशील का मतलब क्या होता है। तो संवेदनशील अवधि मतलब ऐसी अवधि होती है जहाँ पर चीज़ें बन भी सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं। मतलब कि किसी भी चीज़ का यदि कोई चीज़ विकसित हो रही है या कोई भी क्षमता विकसित हो रही है तो उसको यदि सही डायरेक्शन मिलती है तो वो सही दिशा में जाती हैं, और अगर उसे सही डायरेक्शन नहीं मिलती तो वो गलत दिशा में चली जाती हैं, जो भी क्षमताएं विकसित हो रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि विशिष्ट क्षमताओं के लिए इष्टतम अवधि। तो कहने से मतलब ऐसे है कि जैसे जो एक छोटा बालक होता है तो शैशवावस्था में उसका भाषा का विकास होता है, तो भाषा वो वैसी ही सीखता है जैसा उसको मतलब स्टार्टिंग में वातावरण मिलता है। तो अगर उसे अच्छा वातावरण मिला है तो वह अच्छी भाषा सीखेगा। अगर अच्छा वातावरण नहीं मिला है, मतलब अच्छा जो उसका भाषाई वातावरण है वो सही नहीं है, तो उसका भी जो भाषाई विकास है वो अच्छा नहीं होगा। तो वो जो शैशवावस्था होती है वो एक बच्चे के लिए संवेदनशील अवस्था होती है, मतलब भाषा विकास के लिए। तो किसी भी क्षमताओं के लिए विशिष्ट जो अवधि होती है उसे ही संवेदनशील अवधि कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। विकास पैर से सिर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, या फिर बाहर से केंद्र की ओर। तो विकास जो है वो बाहर से केंद्र की ओर होता नहीं है, उसके अलावा पैर से सिर की तरफ भी नहीं होता है। और यहाँ पर पूछा गया है शीर्षगामी। तो शीर्षगामी का मतलब है कि विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि जो किसी भी बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। मतलब पहले जो बच्चे का सिर विकसित होता है, मतलब बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, उसके बाद फिर गर्दन, फिर हाथ, और सबसे लास्ट में बच्चे के जो पैर हैं वो विकसित होते हैं, मतलब बच्चा लास्ट में चलना सीखता है। तो इस तरीके से जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। उसके बाद अगला है, डॉट डॉट में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को मूर्त सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। मतलब कि कौन सी अवस्था में बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो समस्याएं दी गई हैं वो मूर्त रूप से होनी चाहिए, ना कि प्रतीकों से। तो अमूर्त, मूर्त, संवेदी और पूर्व। तो अगर समस्याएं मूर्त रूप में हैं तो ये अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा जो है वो मूर्त रूप से समस्याओं को देख करके उनका जो समाधान है वो करने लगता है, मतलब समस्याओं का हल वह निकाल लेता है। ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है। सकारात्मक पुनर्वलन, सीखने का हस्तांतरण, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। तो संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना यानी कि सहायता देना बच्चों को, ये होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। शैशवावस्था, मध्य बचपन, प्रारंभिक बचपन, या फिर किशोरावस्था। तो यहाँ पर बात अमूर्त की हो रही है। तो जो अमूर्त है वो शैशवावस्था में भी नहीं होगा, मध्य बचपन में भी नहीं होगा, और प्रारंभिक बचपन में भी नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक बचपन में जो बच्चा होता है वो मूर्त रूप से चीज़ों को सीखता है, और मध्य बचपन में भी अमूर्त रूप से उतना विकास विकसित नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी नंबर, यानी कि किशोरावस्था। उसके बाद अगला है, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं। एक कोरी पट्टी, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, या फिर लघु वयस्क। तो यहाँ पर सामाजिक निर्माणवादी की बात हो रही है। सामाजिक निर्माणवादी यानी कि किसी भी चीज़ का निर्माण करना। तो ऐसे जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, वो बच्चे को किस तरीके से देखते हैं। एक कोरी पट्टी के रूप में नहीं देखते, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में भी नहीं देखते, और लघु वयस्क के रूप में भी नहीं देखते हैं।
मतलब कि जो सामाजिक निर्माणवादी जो सिद्धांतवादी होते हैं वो बच्चे को देखते हैं ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, यानी कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण समाज में रहकर खुद करता है, तो वो एक सक्रिय प्राणी के रूप में देखते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है किसने प्रतिपादित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। ऑप्शन है जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, पावलोव, गार्डनर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो जीन पियाजे सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे का मौजूदा ज्ञान है, मतलब बच्चा कोई काम कर रहा है तो वह अपने संज्ञान के हिसाब से कर रहा है, और करने के बाद यदि वह बीच में कुछ भूल जाता है तो समर्थन के बाद फिर वह उसको करने में सक्षम होता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, यानी कि यहाँ पर बात जेड-पीडी की करी जा रही है, तो जेड-पीडी की बात की है लेव वाइगोस्की ने, तो ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर विद्यालय द्वारा उनके अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। तो दबाव नहीं डालना है किसी भी चीज़ के लिए। अन्य विद्यार्थियों से उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर, पृथक भी नहीं करना है। उन्हें पुरस्कार देकर अभिप्रेरित करना चाहिए, तो पुरस्कार देकर भी अभिप्रेरित नहीं करना है, यानी कि इससे क्या होता है कि बाह्य रूप से अप्रेरणा आती है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, यानी कि उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि उनके अंदर ऐसी प्रेरणा लानी चाहिए कि वह खुद ही मौलिक पाठ्य सामग्रियों को या उच्च स्तरीय जो भी पाठ्य सामग्रियाँ हैं उनको पढ़ने के लिए वो प्रोत्साहित हों। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है निम्न में से कौन कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली हैं? उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना, या फिर लास्ट वाला है कि बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरों बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। तो तुलना करना नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग ये वाला सही है। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना ये भी सही है, और विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना ये भी सही है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जब भी कोई चीज़ें सिखाएं तो उन्हें उसके उदाहरण दें, कुछ भी जो सिखा रहे हैं, और गैर उदाहरण भी दें। इसके अलावा प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और दूसरे की अवधारणा से मतलब ये है कि अगर क्लास में किसी बच्चे ने कुछ कहा है तो किसी दूसरे बच्चे से कहें कि जो कुछ उस बच्चे ने कहा है उसको आप अपनी भाषा में समझाओ, तो ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए बी सी। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में दिया हुआ है ए बी सी। उसके बाद अगला है रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए। ये नहीं करना है, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ रहा है और काम अभिभावक करेंगे तो बच्चा फिर कैसे पढ़ेगा। और उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाई से स्थायी छूट दे देनी चाहिए, ये भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चा पढ़ने के लिए आया है और उसे पाठ्य पुस्तकों से अगर छूट दे दी जाएगी तो ये काम नहीं करना है। उसे पाठ्य पुस्तकों के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, या फिर उसे अपने सहपाठियों की कापियाँ काम उतारने के लिए दे देनी चाहिए। तो ये भी गलत है, क्योंकि जिस तरीके से अभिभावक उसका काम ना करें उसी तरीके से सहपाठियों से भी उसका काम ना करवाया जाए, क्योंकि इससे बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी नंबर, यानी कि उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा देनी चाहिए ताकि वह उसको सुन करके सीख सके। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को मानदंड मानेंगे, या फिर प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, या फिर लेखन कार्य का समय घटा देंगे।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि अगर आप किसी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं और वहाँ पर जो बच्चे हैं वो कक्षा में मतलब किसी न किसी प्रकार की उनमें अधिगम निशक्तता है, यानी कि वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप अगर आकलन कर रहे हैं तो कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन बोल रहा है कि अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण बनाएंगे। तो क्योंकि बच्चे जो अधिगम में निशक्त हैं, यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि बच्चे किस प्रकार की निशक्तता से ग्रसित हैं, यानी कि उनमें निशक्तता हो सकता है कि लिखने संबंधित भी हो सकती है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। और फिर है प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को मानदंड मानेंगे, यानी कि अगर हमें निशक्तता वाले बच्चों का आकलन करना है तो ऐसा नहीं करेंगे कि लिखावट को ही एक मानदंड मान लें, क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में अशक्त हों। और प्रदत्त कार्यों में मूल्यांकन की वर्तनी को महत्व तो नहीं देंगे। और अगला है लेखन कार्य के समय को घटा देंगे, तो ये भी हमें नहीं करना, यानी कि ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा कि प्रदत्त कार्य जो भी कुछ दिया गया है तो उसका जब मूल्यांकन होगा तो उसमें वर्तनी को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देना है, क्योंकि बच्चा अभी सीख रहा है, उसने जो कुछ भी किया है उसमें बहुत ज़्यादा वर्तनी को महत्व हमें नहीं देना है। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है अभिकथन कि अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए उन्हें कहता है। और इसका रीज़न दिया हुआ है कि बच्चे जो हैं वो सार्थक तरीके से तभी सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि पहले जो जानते हैं उसे उसी संबंध बनाएं। तो पहले कथन को समझ लेते हैं कि कथन का मतलब ये है कि जो अहमद है वो प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपने कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए उन्हें कहता है। समानांतर रूप से मतलब है कि जैसी उन्होंने अभी समस्या दी है उसी के समान क्या उन्होंने कोई पहले समस्या देखी है, तो अगर देखी है तो उस हिसाब से सोचें। और इसका कारण दिया है कि बच्चे जो है वो सार्थक तरीके से तभी सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि पहले से जो जानते हैं उनसे संबंध बनाएं। तो ऑप्शन कथन भी सही है और कारण भी सही है। जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि बच्चे जो हैं वो ऐसे माहौल में ज़्यादा सीखेंगे जब उन्हें जो कुछ भी पहले से जानते हैं और अभी जो कुछ उन्हें सिखाया जा रहा है उसको अगर आपस में रिलेट वो कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा सीखेंगे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। संरचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ, या फिर खोजबीन आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास की तरफ, या अधिगम के लिए आकलन से अधिगम का आकलन। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव चाहती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ये चाहती है कि जो रटने पर आधारित अधिगम है उससे हमें कहाँ पर जाना है, अवधारणात्मक समझ की तरफ जाना है। रटने पर जोर ना देकर हमें किस पर जोर देना है, अवधारणात्मक समझ पर। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। विचारक कथनों की तथ्यों की सत्यता और तर्क संगतता की जांच करते हैं, या फिर विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते, या विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। तो यहाँ पर तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है, यानी कि नहीं वाला हमें बताना है। तो विचारक जो होते हैं वो परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं, जबकि अगर तार्किक चिंतन होगा तो वहाँ पर विचार भी होगा। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर जो है यही वाला, इसके लिए नहीं वाला पूछा है तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है, यह क्या दर्शाता है। यानी कि जो मीरा है वह विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, यानी कि गिटार का अभ्यास करना या जो कार्य कर रही है उसको अच्छा लगता है, उससे इससे संतुष्टि मिलती है। तो ये होती है आंतरिक प्रेरणा, यानी कि वह उसे खुद से ही वह प्रेरित होकर के उसे अच्छा लगता है ऐसे अगर वह कर रही है तो ये होती है आंतरिक प्रेरणा, यानी कि वह किसी के दबाव में या फिर किसी पुरस्कार की अपेक्षा में ऐसा कुछ नहीं कर रही है। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भावनात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं शिक्षार्थियों में प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, तो हमें प्रतियोगिताओं को बढ़ावा आपस में नहीं देना होता है, और अच्छे अंक लाने का दबाव ये भी नहीं करना है, ज़बरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग भी नहीं करना है, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। तो ऑप्शन हमारा डी नंबर ही सही हो जाएगा कि अगर सामाजिक भावनात्मक अधिगम को समुन्नत करना है तो तदानुभूति रखनी होगी और बात सुनने वाला अध्यापक होना चाहिए। यहाँ पर तदानुभूति से मतलब है समानुभूत इसको कह सकते हैं, मतलब कि जो सामने बच्चा है तो हमें मतलब उसके स्थान पर खुद को रख कर सोचना है, यानी कि हमें उसे अच्छे से समझना है, उसकी बातों को भी सुनना है। तो ऐसा अध्यापक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन कथन सही है। ए दिया हुआ है त्रुटियों से अध्यापक को कमज़ोर और कुशाग्र विद्यार्थियों का वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है, तो हमें वर्गीकृत या तुलना ऐसा कुछ नहीं करना होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं, फेल भी बच्चों को नहीं करना है। त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती हैं और विद्यार्थियों को ही उत्तर बार बार लिखने को कहकर त्रुटियों को दूर करना चाहिए, तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा कि त्रुटियों से हमें पता चलता है कि जो विद्यार्थियों की सोच है, समझ है, वो किस तरीके से है, मतलब हमें उनकी जो सोच है उसको समझने के अवसर मिलते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता, रुचि। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये अधिगम को प्रभावित करती हैं। संवेग को अगर समझें तो संवेग भी अधिगम को प्रभावित करता है, क्योंकि सांवेगिक रूप से बच्चा अगर सीखने के मूड में है तो वह अच्छे से सीखेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा मान लो किसी टाइम तनाव में है तो फिर वह अच्छे से सीखेगा नहीं, या कोई व्यक्ति अगर गुस्से में है तो भी वह उसका मस्तिष्क उतना ज़्यादा काम नहीं करता, मतलब उसका जो गुस्से वाला संवेग है वो उस पर हावी है, तो ऐसे में उसका जो सीखना है वो प्रभावी होगा। सांस्कृतिक संदर्भ ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। और परिपक्वता से मतलब है कि यदि आप किसी चीज़ को सीखने के लिए परिपक्व हैं तभी सीख पाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मतलब जब वो छोटा होता है, बोलने के लायक नहीं होता, तो जब वह बोल नहीं पाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी जो उसके अंग हैं बोलने वाले वो बोलने के परिपक्व नहीं हैं, तो जब वह बोलने में परिपक्व होगा तभी वह बोलना सीखेगा। तो परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है। रुचि भी प्रभावित करती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने रुचियों के हिसाब से सीखता है। तो ये सभी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा बी नंबर ए बी सी डी सभी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है। शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं। कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है। सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, या फिर अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। तो रचनावाद की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि सीखना जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा है, जबकि जो सीखना है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित नहीं होता, बल्कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा ही बच्चा और सीखता है, ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान की रचना करता है। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं वाला पूछा है और ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए यही वाला हमारा सही होगा। अगला है कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इसमें बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी, बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत व अरुचि को बढ़ावा मिलेगा, या फिर विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा, या विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कक्षा 3 की पुस्तक है उसमें कार्टून और कहानियों का प्रयोग किया गया है, तो इससे क्या होगा कि उनमें भ्रांति उत्पन्न होगी, तो भ्रांति उत्पन्न नहीं होगी, बोरियत भी नहीं मिलेगी, और अरुचि को बढ़ावा ये भी गलत है, और अवधारणाओं को सीखने में भटक जाएगा ये भी गलत है। बल्कि क्या सही होगा कि जो कुछ भी विषय वस्तु ली गई है वो रोचक होगी बच्चों के लिए, और मतलब जैसे कार्टून और कहानियों को जोड़ा गया है तो वो बच्चा स्वयं से जोड़ते हुए
उसको अच्छे से सीख सकता है। तो ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं, या फिर एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिया जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है, या फिर अगला है एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। डी नंबर है एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। तो हमें बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है कि जो मन में आए छात्र वो करें और शिक्षक कुछ भी ना कहे। इसके अलावा शिक्षक निर्देश दे और छात्र जो है वो नोट्स को याद करें, तो इस चीज़ पर भी हमें बल नहीं देना, यानी कि शिक्षक जो है वो पूरी तरीके से छात्रों को निर्देशित नहीं करेगा और ना ही उन्हें याद करने पर बल देगा। तो ये ऑप्शन गलत है। और बी नंबर जो है कि एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इससे क्या होता है कि यदि आप बच्चों को पुरस्कार और दंड के द्वारा नियंत्रित कर रहे हैं तो दंड से मतलब या तो फिर बच्चे डर की वजह से आपकी बात मान रहे हैं, और पुरस्कार यानी कि वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित होकर के कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि हमें करना है बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना होता है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। और ए नंबर है एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक जो है बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर ही सही हो जाएगा कि छात्रों को समूहों में बांटना और फिर प्रत्येक समूह में शिक्षक जो है वो बारी बारी से जाता है और देखता है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर आदर्श पारस्परिकता की अगर बात हो रही है तो ऐसा होता है जब अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास की बात होती है। तो ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, या फिर कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह। तो हावर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि को माना है वो माना है कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह। तो ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कथन दिया है कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए, और उसका रीज़न दिया है कि शैक्षिक प्रणालियों के बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। तो पहले कथन को समझ लेते हैं। कथन है कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। तो मानकीकृत से मतलब हो जाएगा कि यदि आप मानकीकृत जो कुछ भी पाठ्यक्रम दिया गया है उसी का पूरी तरीके से पालन करते हैं, तो क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो समान रूप से बच्चे नहीं सीख सकते, तो ऐसा नहीं करना है, मतलब क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी ध्यान रखना है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। और इसका जो कारण दिया हुआ है कि शैक्षिक प्रणालियों में बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेद को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। अगला है लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। यानी कि जो लड़कियां हैं उन्हें भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए कहना, जबकि गणित और विज्ञान को हतोत्साहित करना, मतलब गणित और विज्ञान को सीखने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना। तो ये जेंडर समानता गलत है, क्योंकि ये समानता प्रदर्शित नहीं कर रहा है, स्थिरता भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है और जेंडर सशक्तता भी ये नहीं दिखाता। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है जेंडर भेदभाव। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? भाषा विचार निर्धारित करती है, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है, या फिर भाषा और विचार के बीच द्विदिशात्मक संबंध होता है, या भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, और भाषा विचार द्वारा मतलब भाषा जो है वो विचार निर्धारित करती है, मतलब भाषा को विचार निर्धारित करते हैं, या फिर दूसरा है कि विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होते हैं। तो किसी एक चीज़ को हम सही नहीं मान सकते,
यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो सी नंबर सही हो जाएगा कि भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होता है। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिए हैं स्व मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक प्रतिक्रिया या फिर मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। तो यहाँ पर अगर सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन करना है पर ध्यान मतलब ध्यान केंद्रित को सुनिश्चित करना है तो हमें क्या करना महत्वपूर्ण होगा। स्व मूल्यांकन ये भी ठीक है, यानी कि खुद का मूल्यांकन करना सही है। सहकर्मी मूल्यांकन, सहकर्मी से मतलब यहाँ पर सहपाठियों का मूल्यांकन करना, ये भी सही हो जाएगा। और गुणात्मक प्रतिक्रिया, यानी कि हमें गुणात्मक प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना है कि जो कुछ भी बच्चों ने सीखा है, जो कुछ गुणों को सीखा है, तो वो उन्होंने किन गुणों को सीखा है, ये इसका मूल्यांकन हमें गुणात्मक प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना है, ये भी सही है। और अगला है मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना, तो हमें तुलना नहीं करनी है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए, बी और सी ये तीन सही होंगे, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, ए, बी और सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो समावेशन को बढ़ावा देती है विविधता का सम्मान, तो ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि समावेशन में सभी को शामिल किया जाता है। समावेशन का मतलब ही होता है सभी को शामिल करना, तो सभी को शामिल करने का मतलब हो जाएगा कि जो कुछ भी विविधताएं हैं हमें सभी विविधताओं का सम्मान करना है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है। ए है न्यून अवधान वैफल्य, अतिक्रियाशीलता विकार, लेखन वैफल्य, पठन वैफल्य या फिर दृष्टि क्षति। तो सबसे पहले प्रश्न को सही से समझते हैं कि कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान देने की बात हो रही है, यानी कि बच्चा जो है वो काफ़ी देर तक ध्यान नहीं दे पाता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि न्यून अवधान वैफल्य, अतिक्रियाशीलता विकार। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखने, पढ़ने या फिर देखने से संबंधित कोई भी वैफल्यता नहीं है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। और अगला है लास्ट क्वेश्चन, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए। बहुभाषावाद, अलगाववाद, नमीकरण या फिर रूढ़िबद्धता का। तो विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को अभ्यास करना है बहुभाषावाद का, तो ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।